सो हेलो एवरीवन। एक छोटा सा वीडियो ही रहेगा ये। तो एक्चुअली सोलर एनर्जी का रिजल्ट आ गया था, तो इसके बारे में मुझे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने थे। तो एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया था लास्ट क्वार्टर के बाद। तो इसका जो बिजनेस मॉडल है और क्या क्या इसमें चल रहा है वो सारी चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस की है। तो उसको मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब अब बेसिकली इस वीडियो का पर्पस यही है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं तब से लेके अभी तक में। तो हमने जब लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंड किया था तो वहां पे हमने देखा था जो बेसिकली इंडिया में जो विंड की स्टोरी चल रही है। तो वहां पे जो FY 25 के एंड में जो हमारा पूरा विंड कैपेसिटी इंस्टॉलेशन था FY 25 में वो 4.5 गीगावाट आया था। जो कि अगर आप देखेंगे तो वो जो एक्सपेक्टेड था 5 और 6 गीगावाट उससे कम है। तो अभी का सिनारियो देख लेते हैं किस तरह से ये चल रहा है आगे। सो हाँ, तो देखते हैं जैसे कि अब इनके इन सब चीजों को हटाते हैं, सीधे हम लोग डायरेक्टली जो काम की चीजें उस पर चलते हैं। हाँ, तो ठीक है, सबसे पहले तो ऑर्डर बुक के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक जैसे कंसर्न रहा है, कंसर्न सबका रहता है कि जो ऑर्डर बुक है सुजलॉन का वो कम हो रहा है। तो यहाँ पे हमें एक चीज देखना पड़ेगा कि पहले तो आपको बिग पिक्चर समझना है। तो अब जो इंडिया में रिन्यूएबल का ट्रांजिशन है वो तो जिस तरह से चल रहा है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज है तो वो तो आपकी होनी ही है एक तरह से। सो अब दूसरी चीज क्या होती है, जो कई बार आपके जो टेंडर्स आते हैं नए प्रोजेक्ट्स के लिए, जो ऑर्डर्स वगैरह है वो कई बार इस पर डिपेंड करता है कि जो आपके प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो गए हैं या एग्जीक्यूशन फेज में है उनका क्या PPA साइन हुए हैं कि नहीं साइन हुए हैं विद वेरियस एजेंसीज जो उनसे पावर ड्रॉ करेंगी, मतलब विंड पावर ड्रॉ करेंगी। तो इसमें कुछ डिलेस वगैरह रहेंगे तो गवर्नमेंट के जो जब तक वो PPA साइन नहीं होते तो गवर्नमेंट नया टेंडर नहीं निकालती है। तो दैट इज वाई इस तरह के बिजनेसेस में जो ऑर्डर बुक वाले बिजनेस है तो उनको हम इतना जो ऑर्डर्स होती है वो इतने लीनियर फैशन में नहीं चलता है। कई बार जो ऑर्डर्स होते हैं हमारे वो बहुत ही लंपी फैशन में आते हैं। मतलब लंपी कहने का मतलब कभी एक बार में आपको बहुत लार्ज चंक ऑफ ऑर्डर्स मिल जाएंगे और बीच में कुछ ऐसा फेज आएगा जहाँ पे आपको ऑर्डर्स की जो स्पीड है वो उस तरह से नहीं होगी। तो हैविंग सेड दैट, अब ये कहने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो जो सुजलॉन का ऑर्डर बुक है वो बहुत ही स्ट्रांग है। यहाँ पे 5.7 गीगावाट के आसपास दिखता है, जो कि आराम से इनका लगभग लगभग 18 मतलब 12 से 18 मंथ्स के लिए इनफ ऑर्डर है। तो किसी भी तरह से इनको ऐसा नहीं है कि नियर टर्म में इनकी जो एग्जीक्यूशन है या फिर डिमांड है, मतलब जो डिमांड साइड से कोई इशू ही नहीं है इनको। ठीक है, तो ये ऑर्डर बुक वाला पॉइंट हो गया। अब अब आपको पता ही है कि मतलब जनरली जो इनका प्रोडक्ट मिक्स होता है, आपका एक जो लार्ज चंक ऑफ ऑर्डर है इनका C&I सेगमेंट से आता है। दूसरा इनका एक लार्ज चंक आपकी PSU ऑर्डर से आता है और तीसरा जो सेंट्रल स्टेट ऑक्शंस है जहाँ पे बेसिकली वो टेंडर वाली बात आती है। तो अब जो ये C&I और जो आपका PSU वाला ऑर्डर है, अब PSU वाले ऑर्डर में तो ग्रोथ आना ही है, क्यों आना है, बिकॉज गवर्नमेंट का बहुत बड़ा पुश है। C&I वाले सेगमेंट में क्या फायदा है इनको, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनमें वो कंपनीज आती हैं जैसे कि आपकी स्पिल्टिंग प्लांट्स हो गए, एल्यूमिनियम के स्टील के प्लांट्स हो गए, इस तरह के प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही मतलब फॉसिल फ्यूल्स कंज्यूम करते हैं और इन्वायरमेंटल को डिग्रेड करते हैं। तो अब अगर आप देखेंगे तो जो हमारा जिस तरह का एक्सपोर्ट मार्केट है वहां पे अगर आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन वगैरह उनके भी बहुत सारे ये इन्वायरमेंट के नॉर्म्स है जिसके कारण इनके बहुत सारे इश्यूज होते हैं और इन कंपनियों पे मतलब रेस्ट्रिक्शंस रहती है एक्सपोर्ट वगैरह करने की। तो इसीलिए ये कंपनी जो है ये जनरली चाहती है कि इनका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम हो। तो इन कंपनियों से बहुत ज्यादा डिमांड है। एट द सेम टाइम इन कंपनियों को जो थर्मल पावर प्लांट से पावर ये लोग लेते हैं वहां पे जो कॉस्ट स्ट्रक्चर होती है वो ज्यादा होती है। और यहाँ पे इनको एक तरह से एनर्जी आर्बिट्राज मिलता है, मतलब अगर वो रिन्यूएबल से पावर खरीदेंगे तो सस्ती पावर मिलती है एज कम्पेयर टू आपका थर्मल पावर प्लांट्स। तो ये सारे कारण भी हैं जिसके कारण C&I सेगमेंट भी काफी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। अब हम लोग इनका स्कोप के बारे में अगर आप बात करोगे तो वहां पे इनके नॉन EPC और EPC कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब इसमें अंतर क्या है, जहाँ पे जो EPC कॉन्ट्रैक्ट होगा वहां पे एकदम ये एंड टू एंड पूरा प्लांट को बैठाने से लेके पूरा एग्जीक्यूट करने का काम करता है। तो वहां पे जैसे इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जैसे कि जो लैंड वगैरह के भी जो इशू है वहां पे अगर ये EPC में जा रहे हैं तो वहां पे वो वाला इशू भी उतना नहीं आएगा, बिकॉज ये खुद से ही आपके लैंड से लेके पूरा प्लांट बैठाना वो पूरा काम ये लोग करेंगे। लेकिन जो नॉन EPC होता है वहां पे जो लैंड वाला रिस्क होता है वो आपके क्लाइंट के पास होता है। इसीलिए एक जो बहुत बड़ा इशू है इस पूरे विंड सेक्टर में, तो वहां पे जो लैंड अवेलेबिलिटी और इवैक्यूएशन ऑफ पावर का जो इशू है वो आता है। इसी कारण अगर इनका देखेंगे आप जो डिलीवरीज है, मतलब कितना ये टर्बाइंस विंड टर्बाइन जनरेटर्स ऑन द साइट लेके जा रहे हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा स्लोनेस है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न रहता है। कंसर्न इसलिए है कि अगर आप मान लीजिए एक पर्टिकुलर प्लांट में आपने अपनी विंड टर्बाइन जनरेटर्स पहुंचा दी, बट अगर वहां से वो
मतलब इरेक्शन होके अगर वो विंड घूमेगी ही नहीं, मतलब आपकी टरबाइन घूमेगी नहीं, तो बिजली बनाएगी कैसे? तो जब वो बिजली बनेगा ही नहीं, तो जो क्लाइंट है वो आपका नया टरबाइन तो मंगाएगा नहीं ना। तो वो उस तरह की इशू हो जाएगी। तो इसीलिए कंपनी कहती है कि हम धीरे धीरे ईपीसी सेगमेंट में भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा जो ये विंड टर्बाइन जनरेटर का मॉडल है, जो कि इनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है S144, लगभग जो कि 3.1 गीगावाट के आसपास, मतलब एक जो विंड टर्बाइन है वो 3.1 गीगावाट के आसपास जनरेट जनरेट करेगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि कैसे कैसे ये जो इंडस्ट्री है इंडिया में, क्या आगे जाके सुजलॉन देख रहा है, या सुजलॉन या फिर कोई भी अलग कंपनी है, वो क्या इस तरह के विंड टर्बाइन जनरेटर्स बनाएंगे जो 5 या 6 गीगावाट के आसपास मतलब प्रोड्यूस करे इलेक्ट्रिसिटी? तो अब इसमें मैनेजमेंट का ये कहना है, अगर आप इंडिया का देखेंगे, जनरली क्या होता है जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इंडिया की जो विंड मार्केट है, विंड पोटेंशियल है, तो उसको आप कंपेयर करते हो यूरोपियन, डेनमार्क वगैरह इस तरह की कंट्रीज जहाँ पे विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ये कंपैरिजन सही नहीं है, बिकॉज इंडिया का जो आपका पूरा विंड है, मतलब जो आपकी वेदर पैटर्न है वो अलग है, जिसके कारण इंडिया में जो विंड की स्पीड होती है वो आपकी यूरोपियन कंट्रीज से कम होती है। इसीलिए यहाँ पे उतने बड़े टर्बाइंस की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड कि अपना जो विंड टर्बाइन जनरेटर है वो आप लैंड पे लगाते हो। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे बड़े आपने विंड टर्बाइन जनरेटर्स लगा दिए, तो उसकी एफिशिएंसी उतनी हो गई नहीं, मतलब डिस्पाइट, पहली बात तो वो उतना प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उतना उसका मतलब विंड की स्पीड ही उतनी नहीं है। अगर आपको उस तरह का चाहिए तो आपको ऑफशोर ऑफशोर में जाना पड़ेगा। मतलब ऑफशोर वाला जो केस है वो अभी तक इंडिया में उतना आया नहीं है, उसके टेंडर्स उतने अच्छी तरह से अभी तक एग्जीक्यूट हो नहीं रहे हैं। मतलब लोगों का उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो वो मे बी इन द फ्यूचर आएगा। तो उस जैसे जैसे वो चीज़ आगे बढ़ेगी, तो सुजलॉन का कहना है कि इनकी R&D टीम इतनी अच्छी, इनकी अच्छी है, एंड एज एंड रिक्वायर्ड, तो मार्केट को जो डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग वो उसको अपग्रेड करते रहेंगे। अब एक और चीज, ये जो एक ये भी है कि लाइक किस तरह का विंड टर्बाइन जनरेटर चाहिए, S120 चाहिए या S144 चाहिए, या फिर इसके जो अपग्रेडेड वर्जन होंगे, वो इस पे डिपेंड नहीं करता है कि विंड स्पीड क्या है। मतलब अल्टीमेटली एम ये होना चाहिए कि जो हमारे जो विंड की अल्टीमेटली जो फाइनल कॉस्ट, मतलब बेसिकली हर चीज तो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स पे आके रुक जाती है। अब अगर मान लीजिए आपने एक बड़ी विंड टर्बाइन जनरेटर लगा दी, बट उसकी स्पीड, मतलब उसकी जो आउटपुट, जितने रुपए में वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है वही ज्यादा हो गया, तो उससे बिजली तो ये खरीदेगा नहीं। आप या मैं जो कंज्यूमर है वो तो चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जाएगा। तो जब तक वो ब्रेक इवन नहीं होता है, तब तक उन टर्बाइंस को लगाने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमें पहले से क्लियर होने चाहिए, तभी हम इस बिजनेस को अच्छी तरह से ट्रैक कर पाएंगे और समझ पाएंगे, और हम इस तरह से हमें कंफ्यूजन कंफ्यूजन भी नहीं होगा। सो ये तो बात हो गई हमारी इसकी। अब ये इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके। हाँ, तो यही जो मैं जो डिलीवरीज की बात कर रहा था, कि इस क्वार्टर में इन्होंने 444 गीगावाट का डिलीवरी किया है। अब ये जो डिलीवरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि इतना ये चीज कमीशन हो गया, ये जस्ट वो है कि कितने विंड टर्बाइन जनरेटर्स इन्होंने अलग अलग लोकेशन पे पहुंचाए हैं। अब यहाँ पे अगेन, अगर मान लीजिए वही जो मेरा पॉइंट, अगर वहां से वो एग्जैक्टली कमीशन नहीं होगा, तो दैट मीन्स जो इनकी डिलीवरीज है आने वाले समय में वो चोक होने लग जाएगी। तो मैनेजमेंट का भी कहना है कि ये इशू एक्चुअली हमें इन रियलिटी दिखने भी लग गया है। बट ऑल्दो वो इशू इतना बड़ा नहीं है कि जो इनका अभी जो इनका इस साल का गाइडेंस है उसमें कुछ अफेक्ट आएगा। बट कहने का मतलब ये है कि ये इंडस्ट्री को ये वाला इशू दिख रहा है। ठीक है। एबिटा नंबर, पैट नंबर इनके अच्छे हैं, जैसे जैसे इनके जो इन्होंने गाइडेंस दिया था अराउंड 60% का इस साल के लिए FY26 में ये लोग ग्रो करेंगे, उसी के आसपास का गाइडेंस है। अब Q1 और Q2 जनरली स्लो होता है, सेकंड हाफ जो है इनका लगभग 40-60 रेशियो में चलता है। तो अगर आप उस तरह से देखेंगे तो इनके नंबर्स अच्छे ही हैं। ठीक है। अब यहाँ पे पीबीटी लेवल पे 52% का ग्रोथ है, बट आप अगर आप पैट लेवल पे देखें, पैट लेवल्स पे देखोगे, तो वहां पे आपको 7% के आसपास ग्रोथ दिखेगा। तो एक तरह से देखने में वो नंबर हमें उतना अच्छा नहीं लग सकता है। हाँ, तो उस पे मैं आता हूँ फाइनेंशियल्स पे, बट उसके पहले जो विंड कैपेसिटी एडिशंस है, तो लास्ट ईयर का जैसे मैं बोल रहा था, हम मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, वहां पे अगर आप देखेंगे तो 4.2 से लेकर 4.5 गीगावाट के आसपास विंड इंस्टॉल हुआ था। ये नंबर इन्होंने आई थिंक चेंज कर दिए, पहले 4.5 गीगावाट कह रहे थे ये लोग लास्ट क्वार्टर में। तो अगेन ये जो नंबर है, जो प्रोजेक्टेड था 5-6 गीगावाट, ड्यू टू मानसून और लास्ट ईयर इलेक्शंस वगैरह भी थे, तो उन सब के कारण ये कम हो गया था। अब जो हमारे विंड के टारगेट्स हैं FY30 के, वो तो लगभग 100 गीगावाट के आसपास है। तो अगर देखा जाए तो मतलब पर्सनली मुझे तो वो थोड़ा ओवर एम्बिशियस लगता है। अब अगर आप देखेंगे FY26 का भी टारगेट देखिए, तो Q1 में हमें दिख रहा है कि 1.6 गीगावाट इस क्वार्टर में ये हुआ है। अब अगर इसको मैं 1.6, 1.6, 3.2, 3.2, 3.2, 6.8 अगर देखेंगे, तो इस साल तो लगता है कि हैविंग विथ H2
थोड़ा ज़्यादा ही होता है, तो लगता है और देखते हैं किस तरह से वेट एग्जीक्यूट होता है। मतलब इस साल के लिए जो इंडस्ट्री है वो फोरकास्ट कर रही है कि अराउंड 6 गीगावाट का विंड इंस्टॉलेशन होगा, जो कि डिसेंट क्वांटम क्वांटम होगा। हाँ। अब इनका जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वाला सेगमेंट है, यहाँ पे इनका जनरली मार्जिन काफी अच्छे होते हैं। तो लगभग 40-45% के आसपास इनके मार्जिन होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये लोग EBITDA के नंबर्स पे अपनी मार्जिन यहाँ पे शो करते हैं। बट अगर इसी आप विंड टर्बाइन जनरेटर वाला बिजनेस देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने कोई मार्जिन का नंबर शो नहीं किया। बहुत ही कन्वीनियंटली इसको हाइड किया जाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो विंड टर्बाइन जनरेटर जो है उसका EBITDA मार्जिन लो रहता है, लगभग 17-18% के आसपास रहता है। और आपका इसमें लगभग 40% के आसपास होता है। और तो ऐसी फोर्ज वाले बिजनेस, ये बहुत छोटा कंपोनेंट है, लगभग मतलब 470 है। और अगर आप इसका इसमें देखेंगे FY 25 में आपका, तो इनका जो ऐसी फोर्ज वाला बिजनेस है वो उतना उनका रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। और इसके बारे में भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है। तो अगर आप इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखोगे तो अभी और अप्रोक्सीमेट वन थर्ड ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे होता है। अब इसी से हम लोग एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। अभी जो गवर्नमेंट ने वो एडवांस लिस्ट ऑफ जो सॉरी डिवाइस लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स नॉट मॉड्यूल्स, ये जो बेसिकली इवेंट के लिए RLMM होता है उसको मॉडिफाई करके इन्होंने मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चर डिवाइस लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चर निकाली है। अब जिससे ये लोग कहते हैं कि एक लिविंग लेवल प्लेइंग फील्ड बन गया है इंडिया में जो विंड के प्लांट्स है विज विज चाइनीज कंपनीज। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जनरली अगर आप देखेंगे तो पहले भी बहुत सारे जो टिपिकल चीजें होती हैं, जैसे कि आपकी जो गियर्स वगैरह हो गई, आपके योक हो गए, ये सारी चीजें चाइना से इंपोर्ट होती थी। तो अभी गवर्नमेंट ने जस्ट लाइक जैसे सोलर इंडस्ट्री में भी हो रहा है, तो वहाँ पे जैसे रिवाइज सॉरी एडवांस लिस्ट ऑफ मॉडल मैन्युफैक्चरर्स और फिर बाद में वो सेल मैन्युफैक्चरर्स की भी लिस्ट आएगी FY 26 के अंदर। तो वैसे ही यहाँ पे आपकी विंड सेक्टर में भी इस तरह की लिस्ट है। तो अब इससे फायदा क्या होगा? तो इससे फायदा ये होगा कि जो जितने भी डेवलपर्स हैं उनको जो प्रोक्योरमेंट करना है अपना कंपोनेंट्स वगैरह का भी, तो वो भी इनका आपके ये सोचलो जैसी कंपनी है जो लोग इस तरह की चीज़ों को मैन्युफैक्चर करता है उनसे उनको प्रोक्योर करना पड़ेगा। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है इसका वो भी बढ़ता हुआ दिखेगा। बट मैनेजमेंट ने कहा है इसके बारे में हम लोग FY 26 के एंड में बताएंगे, तो दैट वी विल सी एज एंड व्हेन इट प्रोग्रेसेस। हाँ ना। तो इसके फाइनेंशियल नंबर्स पे आते हैं। तो हमने टॉप लाइन का तो बात कर ही लिया, लगभग 50-60% के आसपास ग्रोथ है। सीधे पैड पे आते हैं। तो पैड में आप अगर देखोगे तो जो इनका उतना हमें ग्रोथ नहीं दिख रहा है, इसका दो कारण है। अगर आप डिप्रिसिएशन का नंबर देखेंगे तो 46 से 70 करोड़ हो गए हैं। अब इसका क्या कारण है और दूसरा नेट फाइनेंस कॉस्ट का क्या कारण है? तो इस पे मैनेजमेंट ने बोला है जो, और एक आपका ये जो टैक्सेस है, ये दो जो नंबर है इन दोनों के कारण इनका पूरा पैट अफेक्ट हो गया है। तो इस पे आते हैं हम लोग सीधा टैक्स पे। टैक्स के बारे में ये कहा है कि कई सारे टैक्स Q1 में कट जाते हैं। अगर आप आपको टैक्स वाले जो पैरामीटर है इसको आपको ईयरली बेसिस पे देखना चाहिए, तो वहाँ पे वो स्टेबलाइज हो जाएगा। और जो आपका नेट फाइनेंस कॉस्ट है, जो इनको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, तो कई बार इनको जो बैंक्स है उनको कुछ पैसे देने पड़ते हैं स्टार्टिंग में। तो आप अगर आप इसको ईयरली बेसिस पे देखोगे तो वो 200 करोड़ के आसपास इन्होंने बोला है। तो ये एक वन ऑफ आप कह सकते हो Q1 में। तो अब आगे के क्वार्टर में ये जो नंबर है वो स्टेबलाइज हो जाएंगे। हाँ। तो ये सारी बात हो गई इनके रिजल्ट्स वगैरह के बारे में। अब कुछ कुछ और पॉइंट्स हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। और जो इश्यूज चल रहे हैं, एक तो इनके जो मैनेजमेंट है वहाँ पे उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। बट वो वैसे भी अगस्त के एंड में रिजाइन करेंगे। और उससे ऐसा तो नहीं है, हमें हमेशा सक्सेशन प्लान्स होते हैं कंपनियों में, और ऐसा तो है नहीं कि बिजनेस बंद होने वाला है। तो बट शॉर्ट टर्म में उसके कारण लोगों को थोड़ा सा मतलब अनईजी फील करते हैं, दैट इज द पॉइंट। वाटर बुक्स के बारे में हमने बात कर ही ली। हाँ। सो हाँ। तो यही सारे पॉइंट्स थे। तो कहने का मतलब है इसका रिजल्ट ऐसे अच्छा आया है। तो इशूज तो नहीं है, बट वही है इस सेक्टर में। मतलब लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो जो इंडिया की जो रिन्यूएबल की टारगेट्स हैं और जिस तरह से वो आगे बढ़ रहा है, तो प्लांट्स मतलब देर इज जो बेनिफिशियरी हैं इसके, आपकी जैसे आइनॉक्स हो गई और सुजलॉन हो गई, इन्हीं को देखा जाएगा तो मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं। क्योंकि कोई भी डेवलपर है वो आके तो अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए किसी ऐसी छोटी मोटी कंपनी को तो नहीं देगा ना, वो तो स्टैब्लिश क्लियर को ही देंगे। तो विद दैट इन माइंड, तो और जो हमारे टारगेट्स हैं गवर्नमेंट के, जितने भी ये कमिटमेंट है आपके, ये ग्लासगो में जो कमिटमेंट दे के आए हैं हम लोग, लाइक 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल्स एंड 100 गीगावाट रिन्यूएबल बाय FY 2030।
सो विथ कीपिंग दैट इन माइंड, तो मतलब दिस कंपनी विल कंटिन्यू टू ग्रो. सो दिस वाज ऑल अबाउट सुजलॉन, जो मतलब इस क्वार्टर में जो नई नई चीजें आई है. तो दिस जस्ट आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू ऑल. सो दिस वाज ऑल अबाउट इट. थैंक यू वेरी मच.